नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। क्या आप भी उनमें से हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि अगर पैसे की जरूरत है तो क्यों ना म्यूचुअल फंड में पर लोन ले लूं? क्योंकि अब म्यूचुअल फंड पर लोन लेने का नया ट्रेंड तो तेजी से बढ़ ही रहा है और बैंक और एनबीएफसीज ये सब आपको म्यूचुअल फंड पर लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑप्शन स्मार्ट है या फिर ये रिस्की डील है, और क्या निवेश पर लोन लेने का आपका सोचना सही है? ये तमाम बातों को आज हम जानेंगे। हमारे साथ शो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत परासर और साथ ही मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, म्यूचुअल फंड पर लोन की बात बहुत ज़्यादा वैसे तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा लोन लिया जाए कि निवेश भी चलता रहे और साथ में लोन भी हो जाए, शॉर्ट टर्म में जो मेरे खर्चे हैं वो भी इससे निपट जाएंगे और साथ में मुझे जो कंपाउंडिंग का फायदा है और मार्केट का जो रिटर्न है वो तो मिलता ही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए उन दर्शकों को जो नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पर लोन बेसिकली है क्या, और दूसरा कैसे लिया जा सकता है ये? बिल्कुल स्मिता जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी आ गई है, कोई मेडिक्लेम आ गया है, कोई बीमार हो गया है, कोई गाड़ी खराब हो गई है और आपको कुछ शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप कोशिश करेंगे या तो पर्सनल लोन लें या फिर क्रेडिट कार्ड पर लोन लें। तो ये एक बहुत महंगा सौदा है क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। पर आपने रियलाइज़ किया कि आपने कुछ समय से एसआईपी करी हुई है और बहुत एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में कॉर्पस बना रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हैं किसी भी बैंक के पास या एनबीएफसी के पास, और वो यूनिट्स वो आपके नाम पर ही रहेंगे। वो उस यूनिट्स पे जो रिटर्न आनी है वो भी आपको आती रहेगी, जो डिविडेंड आने हैं वो भी आपको आते मिलते रहेंगे। तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बस वो प्लेज हो गए हैं, आप उसको बेच नहीं सकते हैं और उस यूनिट्स के अगेंस्ट में आपको एक लोन मिल जाएगा जो आपकी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी को दूर कर सकता है। और ये स्मार्ट इसलिए है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड का पैसा भी रिडम्पशन नहीं करना पड़ा, नहीं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता या उसकी कंपाउंडिंग पे असर पड़ता और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो आपने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, ये एक सिक्योर्ड लोन है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि आपने यूनिट्स प्लेज किए हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग अपना गोल्ड प्लेज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो ये भी कुछ सिमिलर सा ही ऑप्शन है। यहाँ पे आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट प्लेज किए और आपको उसके अगेंस्ट लोन मिल गया। अब इसमें ये नहीं है कि जितना आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको 10 लाख का लोन मिल गया, तो लोन टू वैल्यू होता है। इसमें अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो करीब करीब 50% तक आपको लोन मिल जाता है। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपकी डेट में है तो आपको 80 से 90% तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो स्मार्ट वे है मेरे हिसाब से कि आपको पर्सनल लोन जो बहुत महंगा है वो नहीं, उतना ब्याज नहीं देना पड़ रहा, कम ब्याज देना पड़ रहा है और आपको अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट भी नहीं बेचने पड़ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स भी इंटैक्ट हैं। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपने कुछ पैसा लिया और समय आने पर जैसे ही आपका गोल जो इमरजेंसी है वो दूर हुई, आपने वो पैसा वापस कर दिया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी बड़ा है, आप वापस कर सकते हैं और प्रिंसिपल आपका उतना कम हो जाता है। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है स्मिता, इसमें जितना लोन आप यूज करेंगे उतने पे ही ब्याज देना है क्योंकि आपकी क्रेडिट लिमिट हो सकती है 5 लाख है, पर आपने लाख रुपए यूज किया तो आपको लाख रुपए का ही ब्याज देना है और जितना समय आपने यूज किया उतने ही समय का ब्याज देना है। तो ये एक एडवांटेज है जो काफी निवेशक यूज करते हैं जब उनको कोई शॉर्ट टर्म इमरजेंसी आ जाती है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल तो ये है और बहुत सारे एडवांटेज जो आपने बात की वो इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी विरल आपके पास मैं आऊंगी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ये किसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्या ये रिस्की है? पहले तो शुक्रिया स्मिता शो में बुलाने के लिए। देखिए ये काफ़ी प्रचलित होने लगा है कुछ महीनों से, कुछ सालों से ऐसा कह सकते हैं। प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं उसको ऐसा कहूँगा स्मिता कि ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी है,
क्योंकि जब आपको इमरजेंसी पड़ती है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप पहले पर्सनल लोन्स देखते हैं या आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को तुड़वाना चाहते हैं, राइट। अभी देखिए, कोई एक पर्टिकुलर प्लानिंग से अगर निवेश करता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाहिए, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको इंटैक्ट करके आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। पर इमरजेंसी तो डेफिनेटली कह के तो आती नहीं है, इमरजेंसी आ गई, पैसे की रिक्वायरमेंट लगी, तो मेरा सबसे पहला ध्यान उस पर जाता है कि मैंने निवेश क्या किया है। अभी मैंने निवेश किया है, ऐसा कुछ चीज़ क्यों ना हो मेरे पास जिससे मैं मेरे निवेश को ना तोड़ सकूं और मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से आप निवेश कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश आपका चलता भी रहना चाहिए और पैसे की रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल होनी चाहिए, तो ये काफ़ी आसान सा तरीका है जो हम कहते हैं कि लीन ऑन म्यूचुअल फंड्स। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड्स, जैसे शेयर्स को भी आप प्लेज कर सकते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड को भी आप प्लेज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलता है, क्योंकि आप अगर पर्सनल लोन देखते हैं या क्रेडिट कार्ड लोन्स देखते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कम से कम 12% से लेकर 25-30% तक उसके इंटरेस्ट रेट्स जाते हैं, जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर जो लोन है वो 9-9.5% से लेकर 10-11% तक भी लोन मिल सकता है। हालांकि ये सही है कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो आपको 50-60% का वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि 50-60% के ही आपके करंट वैल्यू के हिसाब से आपको मिल सकता है, और अगर आपने डेट फंड्स ज़्यादा करके रखे हैं तो आपके 70-80% तक लोन मिल सकता है। तो सेफ भी काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आपकी जो आई है, इमरजेंसी आई है, वो इंटैक्ट रहती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिगड़ती नहीं है। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया, लेकिन रिस्क की बात भी मैंने आपसे पूछी थी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये बताना। तो पराशर जी, मैं चाहूँगी कि आप बता दीजिए कि इसके रिस्क जो हैं वो इसके साथ क्या क्या आते हैं, और दूसरा इस पर रिडम्पशन कैसे इसका कर सकते हैं हम, और क्या इस पर कोई टैक्स भी लगता है? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क ये है कि आपने लोन लिया और आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि आपने यूनिट्स प्लेज किए हुए हैं तो लेंडर के पास अधिकार है, वो यूनिट्स को बेच सकता है और अपने लोन की भरपाई कर सकता है। तो आपको लोन तभी लेना है जब आपको जरूरत है और आप उसको रीपे कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जब लोन लिया तो आपके ऊपर कोई रिडम्पशन, म्यूचुअल फंड का यूनिट का रिडम्पशन नहीं लगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगा, तो और किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगा, और जो आपने इंटरेस्ट पे किया उस पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना होगा। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड इक्विटी यूनिट्स पे लोन लिया और बाजार बहुत तेजी से गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो गिर गई है, 10 लाख से मान लीजिए 7 लाख आ गई है और आपने लोन 5 लाख का ले रखा है, तो हो सकता है आपको कुछ पैसा इमीडिएटली जमा करना पड़े ताकि वो जो लोन टू वैल्यू है वो इक्वेशन बराबर रहे। तो ये तो बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं जो आपको समझने हैं। और कई बार लोग ऐसी गलती भी करते हैं स्मिता, कि लोन लेकर वो दोबारा स्पेकुलेट करते हैं, मतलब और उनको लगता है कि यहाँ 9-10% पे लोन मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसको शेयर मार्केट में निवेश कर दूं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर इन्वेस्ट कर दूं और ज़्यादा पैसा कमा लूं। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, उससे आपको बचना चाहिए। ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, ये आपकी शॉर्ट टर्म आवश्यकता के लिए है, उसी के लिए उसका इस्तेमाल करें। और साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर हिडन चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हों कि ये तो बड़ा इजी होता है और मिल जाता है और साथ में निवेश भी मेरा बरकरार रहेगा, मुझे लोन भी मिल जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। और जैसा कि बता रहे हैं, हम यहाँ पर पराशर जी को भी सुन रहे थे जो लगातार ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक लोन लिया ऊपर से फिर एक लोन ले ले, ये सोच के कि पर्सनल लोन से तो सस्ता है। विरल, टैक्सेशन और हिडन चार्जेस ये भी होते होंगे इसमें? देखिए, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका पैसा रिडम्पशन नहीं होता है, राइट। आप प्लेज करते हैं और प्लेज के सामने आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे चार्जेस है, क्योंकि देखिए वैसे तो आपने सही कहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। देयर इज़ नो फ्री लंच हियर। यहाँ पे आपको इनिशियल, क्योंकि ये जो इसका प्रोसेस होता है, आरटीए के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है, जो के फिनटेक और कैम्प्स होते हैं, राइट। एएमसीज बीच में आती है, रजिस्ट्रार्स बीच में आते हैं। जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या तो बैंक से आप करते हैं या कोई डिजिटल लेंडिंग वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी आपको कनेक्ट करवा के दे सकते हैं। पर कहीं ना कहीं पैसा जुड़ा हुआ है, कम से कम 500-600 से रुपये से लेकर कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये तक भी ये जा सकता है। हर एक बैंक के, हर एक एनबीएफसीज के डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इंटरेस्ट रेट भी वेरिएबल हो सकते हैं।
कोई बैंक शायद से आपको बहुत ही कम में दे सकता है, कोई बैंक आपको शायद से ज़्यादा भी पैसा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी बहुत ही ज़रूरी है कि जो ये रीपेमेंट है, रीपेमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। आप ये जैसे आप ओवरड्राफ्ट जैसी सिस्टम होती है वैसे ही ये सिस्टम होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास पैसे जो आपने लिए थे वो पैसे की रिक्वायरमेंट आपके पास आ चुकी है, कहीं से पैसा आपको मिल चुका है, बोनस मिल चुका है या और कुछ मिल चुका है, तो आप वापस से आपके वो म्यूचुअल फंड में जहां से आपने लीन लिया हुआ है वहां पे डाल दीजिए और आपके उतने यूनिट्स फ्री हो जाएंगे, अनप्लेज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है जब आप लीन ऑन म्यूचुअल फंड या आप म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन लेते हैं तब। बिल्कुल, तो इन सब बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आपको वाकई पैसों की ज़रूरत है तो हाँ, ये बात इसकी सबसे अच्छी है कि ये पर्सनल लोन जो आप लेते हैं उससे सस्ता पड़ता है, क्योंकि 8 से 12% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप दोनों लोगों से ये जानना चाहूँगी, तो शायद इसके आसपास इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगता है। और दूसरा इसमें अच्छी बात ये होती है कि ये सिक्योर्ड लोन होता है, तो इसलिए ये लोन आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल, अब शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करने का इस वक्त समय हो चुका है, तो एक और हमारे साथ एक कॉलर रेजवान कुमार, जिन्होंने अपना सवाल हमें मेल के जरिए भेजा है। रेजवान कमर हैं ये माफ़ कीजिएगा, इनका सवाल लेते हैं। इनकी उम्र पराशर जी, मैं चाहूँगी आप इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। 40 साल की उम्र है इनकी। मौजूदा निवेश जो है वो इनका लगभग 2,20,000 का इन्होंने कर रखा है, जो SIP इनकी चल रही है। 55 लाख का एक मुश्त निवेश भी इन्होंने अच्छा खासा कर रखा है। पोर्टफोलियो की वैल्यू भी इन्होंने 55 लाख अपनी कर ली है और 20 साल तक का इनका निवेश का टारगेट है और 1 लाख पर मंथ ये चाहते हैं कि इनको रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 लाख पर मंथ मिले, ताकि आसानी से अपनी जिंदगी ये चला सके। इनके जो पोर्टफोलियो है वो भी आपको सुना देती हूँ। बहुत सारा फंड इन्होंने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ एक फंड निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड इनके पास है। इसके अलावा ICICI प्रो का मल्टी एसेट है, ICICI प्रो का ही लार्ज कैप फंड भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक के अलावा HDFC फोकस्ड है, SBI कॉन्ट्रा है, कोटक मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन स्मॉल कैप है। जैसा कि मैंने आपको बताया पराशर जी, बहुत सारे फंड इनके पास। इनका रिव्यू कीजिए जरा पोर्टफोलियो का, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें। बिल्कुल स्मिता जी, सबसे पहले तो रिजवान जी ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरीके की कैटेगरी के फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। और जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी अमाउंट की SIP शुरुआत करना चाहते हैं और 55 लाख ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। तो अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो देखूं तो एक फंड ऐसा है जिसमें ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है और वहीं पर ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड भी है और इन्होंने एक निपॉन का इंडेक्स फंड भी ले रखा है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो एक्टिव और पैसिव का तो अच्छा मिश्रण है, लेकिन जो मल्टी एसेट फंड है और ICICI का ही जो लार्ज कैप फंड है, इसमें कहीं ना कहीं एक ओवरलैप देखने को मिलता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि ये एक एग्रेसिव निवेशक है और रिस्क लेना इनके लिए कोई 20% भी अगर मार्केट फॉल हो जाती है तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट फंड 20 वर्ष की अवधि के लिए आवश्यकता नहीं है और कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की कमी है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड से निकलकर ये मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर ले, तो एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर हो जाएगा और अच्छे रिटर्न्स का भी पोटेंशियल रहेगा। बहरहाल जो इनका गणित है, ये चाहते हैं कि 1 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट पर मिले हर महीने। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके का ये निवेश कर रहे हैं वो तो बहुत ही कंफर्टेबली ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आज की तारीख में जब ये रिटायर होंगे 20 साल बाद, तो करीब करीब हर महीने इनको 2,65,000 रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि महंगाई है, इन्फ्लेशन है और सो ऑन बढ़ता जाएगा ये। तो उसके लिए इनको चाहिए एक कॉर्पस जो ये अगले 85 साल तक रिटायर होने के बाद तक इनका इन्फ्लेशन के हिसाब से भी इनको हर महीने का खर्च मिलता रहे। तो उसके लिए इनको चाहिए, गोल जो है इनका वो है 8 करोड़ का। तो अगर हम इनकी SIP ही देखें तो ये 2,20,000 की SIP कर रहे हैं। अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं तो 20 वर्ष में ये अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, ये करीब करीब 20 करोड़ रुपया बन जाता है। तो लक्ष्य तो 8 करोड़ का है और केवल SIP से ही ये 20 करोड़ अचीव कर पाएंगे और जो 55 लाख है वो भी बढ़कर 5 करोड़ 30 लाख हो जाता है। तो करीब करीब 25 करोड़ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 20 साल तक ये निवेशित रहते हैं और अपनी SIP को कंटिन्यू करते हैं। और गोल केवल इनका 8 करोड़ का है, तो बहुत अच्छा रिटायरमेंट रिजवान जी का लिए अभी वेट कर रहा है। जिस तरीके की ये निवेश कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थोड़ा सा जो बदलाव है उसको अवश्य कर ले और SIP को कंटिन्यू रखें 20 वर्ष के लिए। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में।
तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो है, लेकिन फिलहाल आपको थोड़े बहुत बदलाव करने की ज़रूरत, जैसा कि आपको पराशर जी ने बताया। एक और कॉलर मनोज दास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मनोज जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने पोर्टफोलियो भेजा हूँ जी। हेलो। हाँ, मैंने पोर्टफोलियो भेजा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए। मेरा ऐसे भी चल रहा है मंथली 50, और अभी जो मैंने जो ये लिया हूँ, जो फंड लिया हूँ, तो वो सर सब सही है कि नहीं, उसमें मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। थोड़ा देखिए, कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, और लमसम में अमाउंट भी कुछ मैंने डाला हूँ, तो उसमें थोड़ा मुझे बताएंगे एक्चुअली कुछ सही है कि नहीं गलत है। ओके, तो मौजूदा निवेश विरल जी, मैं चाहूँगी आप इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। 50,000 की SIP ये फिलहाल कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी लगभग आप 14 लाख के आसपास तो हो चुकी है इनकी। 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो इस वक्त आपके सामने, हासिल कर लेंगे ये? देखिए, डेफिनेटली टारगेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्मिता इनको। मनोज जी वो टारगेट तो हासिल कर पाएंगे 10 साल में। जो टारगेट सोच रहे हैं, यानी कम से कम अगर देखें तो 50,000 की SIP से 1.25 करोड़ के आसपास, वो 12% अनुमान से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो वो डेफिनेटली टारगेट अचीव हो जाएगा। बट पोर्टफोलियो में डेफिनेटली कुछ रिस्क कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने स्पेशली जो मिड और स्मॉल कैप वाले जो सेगमेंट में उन्होंने निवेश किया है, वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे कुछ बदलाव हो। डेफिनेटली लार्ज और फ्लेक्सी कैप में मैं एक्सपोजर बढ़ाने की मैं उनको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में उनका एक्सपोजर बढ़ाए, क्योंकि एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रिस्क उनको थोड़ा कम लेना चाहिए। और पोर्टफोलियो में कुछ मेरे सजेशंस भी हैं कि जैसे HSBC का वैल्यू फंड है, उसमें निवेश घटाकर 5,000 कर दे। मोतीलाल का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, उसमें भी मैंने निवेश घटाने की सलाह दी है। यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड में निवेश वहाँ पे भी घटाना है, कम से कम 3,000 का वहाँ पे निवेश करना है। पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में बढ़ाना है, क्योंकि मैंने कहा जैसे लार्ज और फ्लेक्सी कैप में बढ़ाना है, तो पराग परिक में कम से कम 15,000 की SIP कर दे वो ओवरऑल। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 कर दे, निवेश घटाना है स्मॉल कैप में। ICICI ब्लू चिप में बढ़ाना है तो 10,000 का निवेश कर दे। HDFC मिड कैप में 7,000 का निवेश रखे, और मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप और ICICI का लार्ज, यानी जो मोतीलाल का लार्ज और मिड कैप है, वो स्विच करके ICICI के लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट करें। बिल्कुल, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने गोल को तो अचीव कर लेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो को बेहतर रखना भी और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मनी गुरु देख रहे हैं आप, और आज हम शो में शामिल कर रहे हैं दर्शकों के सवाल। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, ज्ञान ठाकुर। ज्ञान जी बताएं, क्या सवाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ज्ञान जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल था, मैंने जो मेल में ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन किया है। हाँ। I just want to know, after 10 years, can I make this corpus of 2 crores with my existing investment? ओके, ठीक है। विश्वजीत जी, इनका जो सवाल है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। दरअसल 48 साल इनकी उम्र है और 28,000 की SIP इन्होंने कर रखी है। अब 16.25 लाख के आसपास का इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो इस वक्त है, और रिटायरमेंट के लिए 10 साल में इन्होंने 2 करोड़ का टारगेट अपने लिए रखा है। जो फंड्स हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। इनको देखकर क्या लगता है आपको, ये टारगेट अचीव कर लेंगे अपना? देखिए, ज्ञान ठाकुर जी ने जो पोर्टफोलियो बनाया है एक अच्छा पोर्टफोलियो है। काफ़ी डिफरेंट क्वालिटी के कैटेगरी के फंड्स हैं और टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, कैनरा का रेबेको का लार्ज कैप फंड है, तो डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। अच्छा पोर्टफोलियो है ठाकुर साहब। अगर थोड़ा सा बदलाव हम देखें तो कहीं ना कहीं आपने SBI बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है, और वहीं पर आपके पास EPF में डेट में, मतलब एक कैटेगरी जो होती है एसेट क्लास जो होती है, उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी 10 वर्ष का समय है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड की आवश्यकता नहीं है, उसको बदला जा सकता है। उसकी जगह SBI का एक कॉन्ट्रा फंड है जो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, तो वो शायद पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन लेके आएगा इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से। और दूसरा आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक SBI का स्मॉल कैप है और एक टाटा का स्मॉल कैप फंड है। तो मेरे यहाँ सुझाव ये रहेगा कि आप एक ही स्मॉल कैप फंड कंटिन्यू करें, चाहे तो टाटा का चाहे तो स्मॉल कैप का। तो ये उसकी जगह
जो भी आप क्योंकि आपकी 1,500 रुपये की SIP जा रही है उसमें, तो एक स्मॉल कैप फंड पर्याप्त है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर हम आपका गणित देखते हैं ओवरऑल, तो मेरे हिसाब से आप 28,000 की जो SIP कर रहे हैं एक अच्छी रकम है जो हर महीने आप जोड़ रहे हैं। अगर हम 12% का CAGR लेके चलें 10 वर्ष के लिए, तो करीब करीब 62 लाख रुपए यहाँ से आप कॉर्पस देख सकते हैं। और वहीं पर जो 16,18,000 रुपये का कॉर्पस ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, उसको भी अगर हम निवेशित रखते हैं 12% के हिसाब से CAGR के हिसाब से 10 वर्ष तक, तो ये भी करीब करीब 50 लाख बन जाएगा। तो 1 करोड़ 12-13 लाख रुपए यहाँ म्यूचुअल फंड से बनते नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो आपने वॉलंटरी EPF रखा हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी कॉर्पस ऑलरेडी बन चुकी है, 42 लाख रुपए ऑलरेडी आपने जोड़ चुके हैं, और उसमें 8.25% के हिसाब से चलें तो ये करीब करीब 92 लाख बन जाता है। और आप हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं 11,000 के हिसाब से, 11,800 के हिसाब से, तो वो भी अगर हम 8.25% का इंटरेस्ट लेके चलें तो ये भी करीब करीब 21 लाख बन जाता है। तो यहाँ पर भी EPF से भी आपका करीब करीब 1 करोड़ 14 लाख बन जाता है। तो गोल जो आपने लक्ष्य रखा है 2 करोड़ का, वो तो आराम से अचीव हो जाता है। मेरा सुझाव बस इतना है कि आप इसमें महंगाई को अवश्य कंसिडर करें, क्योंकि हो सकता है जो 2 करोड़ आप सोच रहे हैं उसकी वैल्यू जब आप 10 साल बाद रिटायर हो तो 1 करोड़ 23 लाख 24 लाख की हो, अगर हम 5% का इन्फ्लेशन लेके चलते हैं। तो आप गोल को उसी तरीके से रखें कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, और ये छोटे छोटे से जो बदलाव हैं इनको अवश्य कर लें। SBI स्मॉल कैप और कोटक टाटा स्मॉल कैप में एक ही फंड रखें और बैलेंस एडवांटेज फंड से निकलकर SBI कॉन्ट्रा फंड में आ जाए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो बस थोड़ा बहुत बदलाव जो आपको बताया पराशर जी ने, और उसके बाद आपकी हैप्पी निवेश की जर्नी रहेगी। एक और सवाल हमारे पास संत कुमार का मेल के जरिए आया है। विरल, मैं ये पढ़ के आपको जल्दी से सुना देती हूँ। 50 साल इनकी उम्र है, मौजूदा निवेश 10,000 की SIP ये कर रहे हैं, और 15 साल में जो ये मासूम हमारे निवेशक हैं इनको 50 लाख ही चाहिए। जैसा कि अभी पराशर जी बता भी रहे थे, इन्होंने भी महंगाई का ख्याल उसमें नहीं रखा है। पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं ये। इनके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है जिसमें 2,000 की SIP करते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है 2,000 की SIP के साथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप अगेन 2,000 की SIP के साथ, कोटक मल्टी कैप है इनके पास, एक्सिस मल्टी कैप है, और बंधन स्मॉल कैप है इनके पास। 1,000, 1,000 और 1,500 के SIP इन्होंने कुल मिलाकर 10,000 के SIP इन्होंने कर रखी है। क्या कुछ सलाह रहेगी इन्हें? क्या ये भी सलाह रहेगी कि जो इनका टारगेट इन्होंने रखा है उसको भी बढ़ाएं? डेफिनेटली, यानी आजकल अगर देखें तो मल्टीपल गोल्स होते हैं। हालांकि उनकी एज जो है वो 50 है, राइट, और 50 के हिसाब से दिमाग में शायद से रिटायरमेंट हो सकता है उनके, पर रिटायरमेंट के लिए भी 50 लाख अगर सिर्फ देखें तो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन ही आज अगर हम देखें तो 6 to 8% के आसपास अगर मैं इन्फ्लेशन, लेकिन वो 15 साल में 50, तो यानी आई डोंट नो, यानी मुझे लग रहा है कि मल्टीपल गोल्स आएंगे, उनको और कुछ अमाउंट्स भी लगेंगे, उसके हिसाब से भी प्लानिंग करनी चाहिए। और SIP को थोड़ा सा स्टेप अप के बारे में भी सोचे, क्योंकि 10,000 से 50 लाख तो अचीव हो रहा है, ये टारगेट तो उनका अचीव हो रहा है। कम से कम अगर देखें तो कम से कम 52 लाख से 55 लाख के आसपास वो 10,000 SIP से 12% अनुमान से 15 साल में वो जुटा पाएंगे। पर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल गोल्स होंगे, मल्टीपल अमाउंट्स लगेगी। अगर उनका प्लानिंग उन्होंने अलग से करके रखा है तो बात अलग है, पर अगर नहीं किया है तो हमारी गुजारिश रही होगी कि और भी कॉर्पस के सोचे, और भी कॉर्पस के लिए अमाउंट SIP को बढ़ाइए, स्टेप अप करिए और करिए। पोर्टफोलियो में भी थोड़ा बदलाव है स्मिता, यहाँ पे एक्सिस मल्टी कैप और टाटा स्मॉल कैप जो फंड काफ़ी टाइम से परफॉर्म इतने नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू और उनके जो एक्सिस के पोर्टफोलियो में है या टाटा के पोर्टफोलियो में है, तो ये 2 फंड में से थोड़ा सा निकल जाए। और जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले भी दूसरे जो क्वेरी आई थी उसमें भी, कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तब डाउन साइड प्रोटेक्ट करने में ये फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कैटेगरी काफ़ी अच्छे से काम आती है। तो लार्ज और फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर बढ़ाइए और स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम करिए जो एज में है, और स्टेप अप करने की सोचे, और भी गोल्स रखे, और भी कॉर्पस जुटाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे चेंज, जिसमें सबसे बड़ा चेंज ये कि 15 साल में आप आराम से 52 लाख तो बना ही लेंगे, लेकिन हाँ उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। दूसरा, थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में चेंजेस जो विरल ने आपको बताया। इसी के साथ थैंक यू सो मच विश्वजीत जी, आपका हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और विरल आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो मनी गुरु के आज के शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।